अध्याय 91। कुछ क्षण बाद रास्ता देखने के लिए भेजा गया व्यक्ति वापस आया और बताया कि नौका के दूसरी ओर भी बर्फ जम गई है और नाव रोक दी गई है। वेई शाओ ने वहां नदी को अच्छी तरह से जानने वाले किसी व्यक्ति से सीखा था कि नदी का एक हिस्सा काफी संकरा है। इस ठंड के मौसम में अगर यह कई दिनों तक जमी रही हो तो भी इस पर यात्रा करना संभव होगा। उन्होंने नदी पार कराने का काम भी स्वेच्छा से किया। उस रात वेई शाओ ने शियाओ कियाओ को वू साओ नौका से दूर ले जाकर नजरबंदी शिविर से लगभग 10 मील दूर एक स्थान पर ले गया। जब तक बर्फ मोटी नहीं हो गई तब तक इंतजार किया, फिर नदी पार की। यह क्षेत्र राजधानी लुओयांग के करीब है, इसलिए स्थानीय गवर्नर शायद ही मजबूत हो सके और लगभग शाही दरबार के नियंत्रण में था। डिचथुआ ने अफवाहें सुनी कि वेई थिएउ यू चाओ और उनका परिवार अस्थायी रूप से यहाँ रुक रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाने की कोशिश की। 17 साल की उम्र से ही वेई शाओ ने व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व किया, अकेले ही जियोंगनू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सीमा को शांत किया, दक्षिण और उत्तर को जीत लिया और फिर शहरों और जमीनों पर कब्जा कर लिया। यह कहा जा सकता है कि वेई शाओ ने हर दिन खुद को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी उसे अपनी तलवार अपने तकिए के नीचे रखने की आदत थी। कभी भी एक पल के लिए भी पूरी तरह से आराम नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से फेरी घाट पर जाम लगा हुआ था। यहाँ इंतजार के दिनों में यह कहा जा सकता है कि यह वाकई एक सुकून भरा समय था जो वेई शाओ ने पहले कभी नहीं बिताया था। कमरे के बाहर कड़ाके की ठंड है, लेकिन अंदर वसंत का माहौल है। उसके दिल में बसी औरत को उसके हाथों में थामा जा सकता है। वह अब किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसने सब कुछ अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। उसे तो बस ट्यू क्यू को पकड़कर पागलों की तरह दिन रात एक पुरुष और एक महिला के बीच प्रेम के चरम आनंद का आनंद लेना था। प्राचीन काल में राजा शांग झो और राजा यू ने भी राज्य के मामलों की उपेक्षा की क्योंकि वे महिलाओं से प्रेम करते थे, जिसके कारण उनके देश का विनाश हुआ। वेई शाओ बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था और सोचता था कि वे अत्याचारी हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज वह भी महिलाओं के जाल में फंस गया। उसकी आत्मा इतनी पागल थी कि 3 दिनों तक लेई यान और जियातू ने अपने मार्क्विस को दिखाई नहीं दिया। चौथे दिन, क्योंकि एक संदेश भेजा गया था, वे मिलने के लिए अंदर गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें खबर मिली कि जैसे ही दिन निकला, मार्क्विस लेडी को बर्फबारी देखने के लिए बाहर ले गया। जब वह चला गया तो उसने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगा। वे भी आश्चर्यचकित थे। ओह! अरे बाप रे! इस तरह का वेई हो वास्तव में अभूतपूर्व है। कुछ दिनों तक सब कुछ भूलने के बाद उस दिन जैसे ही आसमान में रोशनी हुई, वेई शाओ को अचानक पीली नदी देखने की इच्छा हुई ताकि वह प्राचीन काल के राजसी दृश्यों को निहार सके। हालांकि वह पहले भी वहां गया था, लेकिन वह हर बार बस जल्दी से निकल जाता था, एक बार भी उसे निहारने के लिए नहीं रुकता था। इसके अलावा उस समय मेरी इसमें कोई रुचि नहीं थी और मेरे पास खाली समय भी नहीं था। लेकिन अब वे इस नदी के किनारे रुक गए थे और उनके साथ कोई था जो उसका साथ दे रहा था। उसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ले जाना व्यर्थ नहीं था। बस सोचो और करो। उत्साह पैदा हुआ और मैं उसे तुरंत यात्रा पर ले गया। कुछ दिन पहले उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और आधा कदम भी बाहर नहीं निकलने दिया। वेई शाओ बिल्कुल हाव बाओ थाओ थिएट 2 की तरह था। भले ही टियो कियू भी शालीनता से उसका अनुसरण करता था, लेकिन उसका नाजुक शरीर उसे दिन रात ले जाने की मांग करते हुए कैसे देख सकता था। वह अभी भी चिंतित थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उजाला हुआ,
उसने उसे यह कहते हुए सुना कि वह बाहर जाकर चारों ओर देखने में रुचि रखता है, तो ट्यू क्यू खुश हो गई और मना नहीं कर सकी। 2 पौराणिक जानवर जुआन नुओंग ने उसे सिर से पैर तक बर्फ सफेद सूती कोट पहनाया, जिस पर बर्फ सफेद हुड और बादामी रंग की रेशमी बेल्ट थी। सुबह सुबह वेई शाओ उसे सराय के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर ले गया। वे दोनों एक साथ घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे सरपट दौड़े। उस दिन यद्यपि आकाश साफ था और बर्फ गिरना बंद हो गया था, फिर भी उत्तरी हवाएं तेज और ठंडी थी, पिछले कुछ दिनों की तुलना में और भी अधिक ठंडी। जियाओ क्याओ उसके साथ घोड़े पर सवार हुई, उसकी गर्म छाती में लिपटी हुई। वी शाओ ने उसे अपने कोट से एक और परत में लपेट दिया, जिससे उसकी आंखें ही दिख रही थी, इसलिए जियाओ क्याओ को अभी भी ठंड नहीं लग रही थी। कई दिनों तक बंद रहने के बाद आखिरकार उसे बाहर निकलकर थोड़ी हवा में सांस लेने का मौका मिला और उसका मूड भी बहुत खुश था। रास्ते में तियो कियो खुशी से सड़क के दोनों ओर के दृश्यों को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और वेई थियो के साथ बातें कर रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे दोनों एक पहाड़ी के नीचे काफी ऊंचाई पर स्थित एक क्षेत्र में पहुंच गए। दोनों रुक गए। वेई शाओ ने जियो कियाओ का हाथ पकड़ लिया और उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया, आराम किया और साथ साथ चले। अंत में वे एक ऊंचे पत्थर के मंच पर एक दूसरे के बगल में खड़े हो सकते थे, सभी दिशाओं में देख सकते थे। नीचे जमे हुए नदी के तट और तल के दो नीले और सफेद रंग हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अंतहीन रूप से घूमते हुए फिर वहां तक पहुंचते हैं। कभी यह एक विशाल नदी थी, जो अब हजारों मील तक जमी हुई है। इसकी सतह पर जमी बर्फ उगते सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए समतल भूमि की तरह चमक रही है। नदी के दोनों ओर उबड़ खाबड़ भूभाग के साथ घने बर्फ के मैदान हैं। दृश्य के अंत में एक सफेद पहाड़ी है, जिसका स्वरूप तैरते हुए ड्रैगन जैसा है। इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े होने से मुझे असीमता का एहसास होता है। जब ट्यू क्यू घबरा रही थी, अचानक उसके दिल में एक छोटी सी भावना जाग उठी। लेकिन भावुक होते हुए वेई शाओ ने अचानक अपना हाथ उठाया, पश्चिम की ओर इशारा किया और कहा, वहां देखो, वह लुओयांग की दिशा है। तेज घोड़े से वहां पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे। हान टोन कई सालों से मैकपाई के घोंसले में रहने वाली कोयल की तरह रहा है। यह मजेदार है कि युआन जिया 1 मिलियन सैनिकों का दावा करता है। मुझे लगा कि वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन यह पता चला कि वह सिर्फ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसकी आवाज में तिरस्कार का भाव था। इससे पहले युआन जिया ने शाही दरबार के नाम का इस्तेमाल हान टोन को दंडित करने के लिए किया था। दोनों पक्ष थुई नदी पर गतिरोध पर थे। अंत में पिछले महीने एक महान युद्ध छिड़ गया। वह हान टोन का मुकाबला नहीं कर सका और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब वह थान चौ में पीछे हट गया है। टीयू क्यू को पता था कि शायद वेई टीयू उस स्थिति के कारण अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहा था। उसने उस दिशा में देखा जिस ओर उसकी उंगली ने इशारा किया था। उसकी आंखें उस शानदार शाही राजधानी की ओर घूम रही थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि ट्यू क्यू सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वेई शाओ ने एक हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया और आगे कहा, एक दिन यह देश मेरा होगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और सबसे महान सिंहासन पर बैठूंगा। ट्यू क्यू दंग रह गया और उसकी ओर देखने लगा। वेई शाओ ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी आंखें अभी भी दूरी पर शाही राजधानी पर टिकी हुई थी। उन्होंने जो वाक्य कहा वह महज एक सामान्य टिप्पणी थी। ट्यू क्यू मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पहाड़ की चोटी पर बहुत तेज हवा चल रही थी। वेई शाओ द्वारा उसे नीचे ले जाने से पहले वे दोनों कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे।
वे उसी घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे वापस लौट गए जिस पर वे आए थे। सराय के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि लेई यान सड़क के बीच में खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था, मानो वह वेई शाओ के लौटने का इंतजार कर रहा हो। लेई यान ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास चला गया। वेई शाओ ने अपने घोड़े को पास आने के लिए प्रेरित किया, उसे प्रतीक्षा करने का संकेत दिया, फिर ट्यू क्यू को सराय में ले गया और चला गया। महाराज, यांग शिन के पास एक पत्र है। लेई यान ने उसके बाहर आने का इंतजार किया और फिर रिपोर्ट की। 2 दिन पहले जू ताई के सैनिकों को उस शरणार्थी नेता ने मंग माउंटेन घाटी में बहला फुसलाकर ले जाया था। दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। दुश्मन सैनिकों के अराजकता में घिर जाने के बाद उसने दोनों तरफ से हत्याओं का आदेश दिया। लू माओ अकेले घोड़े पर सवार था और उसने जू ताई पर इतनी भयंकर हमला किया कि वह उससे बचाव नहीं कर सका। उसने जू ताई को उसके घोड़े से नीचे गिरा दिया। एक तीर उसके गले में घुस गया और वह मौके पर ही मर गया। वेई शाओ की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा, वहां की स्थिति कैसी है। लेई यान ने कहा, जू ताई के युद्ध में मारे जाने के बाद पूरा लिंग भी उस शरणार्थी नेता के हाथों में चला गया और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। जू झो अराजकता में था। जू ताई के अभी भी 2 बेटे थे। उन्होंने जू झो की दीवार के ऊपर एक सफेद झंडा लटका दिया और लू माओ का सिर लेकर उसका बदला लेने की कसम खाई। शायद एक और भयंकर युद्ध होगा। अब डोंग तिन कहाँ है? महाराज, डोंग तिन ने आपके आदेश का पालन किया और सहायता के लिए सेना भेजी। यह देखकर वह वापस चला गया। वह आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। वेई शाओ ने कुछ नहीं कहा, मानो वह विचारों में खोया हुआ था। बहुत देर तक लेई यान ने उसे जवाब देते नहीं देखा। उसे याद आया कि पिछली बार वह होगिया ट्रांग के बाहर लू माओ नामक व्यक्ति से कब मिला था। वह लगभग उसके हाथों अपनी जान गंवा बैठा था। हालांकि उस घटना को कई दिन हो चुके थे, फिर भी जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे थोड़ा डर लगा। उसने अचानक कहा, मेरे स्वामी, हालांकि लू माओ सिर्फ एक शरणार्थी नेता है, लेकिन हम अब उसके जैसे किसी व्यक्ति को नीची नजर से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि जू ताई भी उसके हाथों मर गई। अगर वह भविष्य में मेरे स्वामी के खिलाफ हो गया तो वह निश्चित रूप से एक खतरा बन जाएगा। सौभाग्य से आप दोनों भाई हैं। अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो यह एक जीत वाली स्थिति हो सकती है। वेई शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उसका भाई नहीं हूँ। लेई यान अचंभित रह गया और फिर जाग गया। उसने मन ही मन सोचा, यह सच है। भले ही उस लू माओ ने टिएट थाई को मार डाला और अब लिन बिच पर कब्जा कर लिया है, फिर भी वह शरणार्थियों का एक घृणित नेता है। क्यों परिवार की स्थिति और पद में गिरावट आने के बावजूद यदि कोई छिपा हुआ उद्देश्य न हो तो वे निश्चित रूप से अपनी बेटी का विवाह ऐसे शरणार्थी से नहीं कर सकते थे। और फिर स्वामी की क्या स्थिति है? शरणार्थियों का वह नेता तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? लेई यान को पता था कि उसने गलत बोला है। उसने जल्दी से माफी मांगी। इस नीच जनरल ने गलत बोला है। मेरे महाराज, कृपया मुझे दोष न दें। वेई शाओ ने अपनी आस्तीन हिलाई। सब ठीक है। क्या दुयन चाओ से कोई खबर है? वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे याद आया और उसने फिर से पूछा। लेई यान ने जल्दी से कहा, कल मैं भगवान को रिपोर्ट करने की योजना बना रहा था, लेकिन मैंने भगवान को नहीं देखा और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि देर होना ठीक है। यह सच है कि डुयन चाओ में, जैसा कि जियातु ने कहा, कुछ महीने पहले गवर्नर कियाओ की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। इस बार नन उससे मिलने के लिए लौटी। नन 3 या 4 दिनों के लिए डोंग क्वान में रुकी, फिर उस लू माओ के साथ लिन्हा बिच चली गई।
केवल एक चीज जो असामान्य थी वह यह थी कि पिछले कुछ दिनों में नन के पिता डोंग क्वान के गवर्नर कियाओ पिंग प्राचीन काल के राजा यान झाओ के रूप का अनुसरण करते हुए बिना किसी औपचारिकता के प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करते हुए पूरे शहर के फाटकों पर नोटिस चिपका रहे थे। पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा था। वेई शाओ की आंखें हल्की सी हिल गईं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेई यान ने रिपोर्टिंग समाप्त करने के बाद वेई शाओ के बोलने की प्रतीक्षा में चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। यांग शिन को मेरा संदेश भेजो, उस शरणार्थी नेता से ज्यादा सावधान रहो। अगर जू ताई का बेटा विरोध नहीं कर सकता तो जरूरत पड़ने पर ज्यादा संयम बरतो। जू झो को लू माओ के हाथों में मत पड़ने दो। अगर वह कुछ करने की योजना बनाता है तो मुझे बता दो। वेई शाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंततः धीरे से कहा। जियाओ कियाओ अपने कमरे में लौटी, अपने तंग कपड़े उतारे और पीले खुबानी के फूल की एक टहनी रखी जिसे वेई शाओ ने सड़क के किनारे से तोड़ा था। उसने उसमें पानी डाला। उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर जुआन नुओंग के साथ चिमनी के पास बैठ गई और बातें करते हुए ओवन में भुन रहे चेस्टनट को देखने लगी। धीरे धीरे चटकने की आवाज तेज होती गई और हवा में एक मीठी, कोमल खुशबू भर गई जो पीले खुबानी के फूलों की खुशबू के साथ मिलकर दिल और आत्मा में समा गई। मुझे आश्चर्य है कि लिना बिच में चीजें कैसी हैं। जुआन नुओंग ने शाहबलूत को उठाने के लिए चिमटे का इस्तेमाल किया। इसके ठंडा होने का इंतजार करें, फिर प्रत्येक बीज को छील लें, सुनहरे गूदे को एक ट्रे पर रख दें। वह ट्यू क्यू को एक बीज खिलाती है और फिर कहती है, मैं कुछ दिनों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब जा पाऊंगी। ट्यू क्यू चेस्टनट मांस के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान उसने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनी। जुआन नुओंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वेई शाओ धीरे धीरे अंदर आ रहा है। वह जल्दी से खड़ी हुई, मुस्कुराई और उसका अभिवादन किया, फिर चली गई। वेई शाओ जियाओ कियाओ के पीछे चला गया, उसे कमर से गले लगाया और उसे चूमा। तुमने अभी जुआन नुओंग के साथ क्या बात की? जियाओ कियाओ ने अपना सिर घुमाया, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वह उसे देखने के लिए नीचे झुकी और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। मैं बस लिना बिच में अपने बहनोई और भाभी के बारे में बात कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि युद्ध की स्थिति कैसी है। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वेई शाओ ने एक क्षण तक उसकी ओर देखा और फिर उसके पास बैठ गया। उसने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। दो लोग एक दूसरे को देखते हैं। वेई शाओ ने उसे गौर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। ट्यू क्यू को भी वह असामान्य लगा। उसकी नजरें उसके चेहरे पर रुक गईं। सहज रूप से उसने अपने गालों को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और मुस्कुराई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल लगे हैं? वेई शाओ ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम्हें आश्वस्त करने के लिए। 2 दिन पहले शरणार्थियों के उस नेता ने मंग माउंटेन पर जू ताई के साथ लड़ाई लड़ी थी और जू ताई युद्ध में मर गई थी। उस आदमी ने लिंगबी को भी पकड़ लिया। ट्यू क्यू बेहद खुश थी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, उसके दोनों हाथ वेई शाओ के कंधों पर रखे, खुद को उसके घुटनों पर सीधा किया। पति, क्या आप सच कह रहे हैं? वह इतनी उत्साहित थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि वेई शाओ ने उसे धक्का दिया और छोटे बिस्तर पर गिर गया। पति, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ट्यू क्यू ने फिर पूछा। हालांकि उसने पिछले कुछ दिनों में वेई शाओ से लिंगबी में हुई लड़ाई के बारे में नहीं पूछा था, फिर भी वह चिंतित थी। यद्यपि वह जानती थी कि बीचे लड़ाई में कितना अच्छा है, फिर भी उसकी सैन्य शक्ति और टिएट थाई की सैन्य शक्ति में अंतर बहुत अधिक था।
इस बार टिएट थाई व्यक्तिगत रूप से एक अभियान पर गई जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहती थी। इसमें बहुत सारे जोखिम थे, लेकिन उसने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि इसका नतीजा क्या होगा। अप्रत्याशित रूप से उसके बहनोई की जीत हुई और यह जीत बहुत बड़ी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह खुश नहीं थी। वेई शाओ को ट्यू क्यू ने जमीन पर दबा दिया। उसने अपना चेहरा चमकीली, हर्षित आंखों की जोड़ी की ओर उठाया जो उसकी उंगलियों पर थीं। अपने दिल में धीरे धीरे उठने वाली अजीब भावना को दबाते हुए उसने उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, धीरे से मुस्कुराते हुए, यह सच है। अध्याय 92। ज्यू कियाओ ने अपनी छाती थपथपाई और एक हल्की आह भरी। 2 दिन पहले मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे बातूनी समझोगी। यह बहुत अच्छा है कि जीजाजी जीत गए। अब जी निश्चिंत हो सकती है। लगभग 1 या 2 महीने में वह जन्म देगी। वेई शाओ ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और मुस्कुराया। तो तुम मेरे बच्चे को कब जन्म दोगी? ज्यू कियाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक विषय को उसके जन्म देने की ओर बदल देगा। वह खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक पाई। हाल ही में उसके और उसके बीच संबंध तेजी से बढ़े थे और उनके बिस्तर संबंध भी बहुत हुए थे। समय की गणना करने और खतरनाक अवधि के दौरान उसके साथ काम करने से बचने के लिए सभी प्रकार के कारणों को खोजने के अलावा उसके पास कोई अन्य गर्भनिरोधक उपाय भी नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है, अगर वह चाहता तो शायद उसकी बात नहीं सुनता, और कब सुनता और कब नहीं। अगर एक दिन उसे अचानक पता चलता कि वह गर्भवती है तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अभी ट्यू क्यू का वेई शाओ के साथ बच्चा पैदा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वस्तुनिष्ठ कारण यह था कि वह अभी भी छोटी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके दिल में उसने अभी भी पहले की तरह वेई शाओ के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मिटाया नहीं था। भले ही वह उसके साथ बहुत ही दयालु था। इस बार भी उसने उसका स्वागत किया, लेकिन कठिनाइयां वैसी ही थी जैसा उसने कहा था। ऐसा नहीं है कि वह पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुई, लेकिन अभी जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और पहाड़ों और नदियों की ओर इशारा किया, तब भी जब उसने उसके साथ भविष्य के लिए सहमति जताई, तो उसके दिल में कुछ ऐसा था जो वह कहना चाहती थी। न कि यह कि क्या वह भविष्य में इस वादे को याद रखेगा, बल्कि वह केवल यह उम्मीद करती थी कि वह इतना उदार हो कि कियाओ और वेई परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी को दूर कर दे और उसके परिवार को बख्श दे, चाहे वह सहमत हो या न हो। यह विचार उसके दिमाग में कई बार घूमता रहा, लेकिन कभी भी उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कभी जोर से पूछने के बारे में सोचा भी नहीं था। एक करीबी रिश्तेदार, एक पति और पत्नी, एक सबसे करीबी दोस्त, पहले पति और पत्नी, तांग राजवंश की एक महिला कवि ली ये द्वारा रचित 8 त्रिग्राम से उद्धरण। उपरोक्त कथन का अर्थ है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे अंतरंग होता है, लेकिन सबसे सतही भी। वह जितना उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह उतनी ही भ्रमित, भयभीत और संदिग्ध हो जाती है। इसलिए ट्यू क्यू इससे इनकार नहीं करती है। वास्तव में वह एक निराशावादी है। जब किसी समस्या को देखती है तो उसे हमेशा सबसे बुरे तरीके से सोचने की आदत होती है। ट्यू क्यू ने अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त किया। उसने उसकी जेठ काली आंखों का सामना किया जो अभी भी उसे देख रही थी। यह भी महसूस कर रही थी कि उसका थोड़ा बेकाबू मूड सामने आ गया था। यह ठीक नहीं है। वह मुस्कुराई, बालों की एक लट पकड़कर उसे उसके सीने पर हिलाते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने कहा, ठीक है, तुम अचानक मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? वेई शाओ बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया, एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे, उसे सोच समझकर देख रहा था। जियाओ कियाओ ने उसे धक्का दिया।
भले ही मेरे पास गद्दा है, लेकिन जमीन अभी भी बहुत ठंडी है। अब और मत लेटना, खड़े हो जाना। वेई शाओ बिल्कुल भी नहीं हिला। जियाओ कियाओ ने खड़े होने का नाटक किया। जैसे ही वह हिली, वेई शाओ ने अचानक अपना पैर उठाया, उसके घुटने को मोड़ा, जिससे जियाओ कियाओ उसकी बाहों में गिर गई। उसने पलटकर उसे अपने नीचे लिटा लिया। उसका अंगूठा धीरे से उसकी आंखों पर सहला रहा था, जिससे जियाओ कियाओ को खुजली महसूस हुई और उसने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसने उसके हाथ से बचने के लिए अपना चेहरा घुमाया और कठोर आवाज में कहा, तुम अचानक क्या कर रहे हो? वेई शाओ ने कहा, जब मैं लड़ने के लिए बाहर गया था, तब भी तुम मेरे बारे में ऐसे ही चिंतित थे। जियाओ कियाओ ने अपना चेहरा पीछे घुमाया। उसका चेहरा आधा मुस्कुरा रहा था और आधा नहीं मुस्कुरा रहा था। दूसरे का उसका दिल फिर से धड़क उठा। उसने जवाब दिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बहनें और जीजा दोनों ही मेरे परिवार के हैं, क्या मुझे चिंता नहीं है? वेई शाओ ने उदासीनता से कहा, वे आपके परिवार के हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। आपने मुझे इस तरह से मेरे बारे में चिंता करते क्यों नहीं देखा? जियो कियाओ ने अपने होंठ काटे और समझाया, मैं जानती हूँ कि तुम एक मजबूत सैनिक हो और एक महान नायक हो, जो हर लड़ाई जीतता है। बड़े जीजा की तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? इसके अलावा मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं कर सकती? मैं हमेशा जल्दी वापस आना चाहती थी। मैं अपनी बीमार चाची से मिलने गई थी, लेकिन भाग जाने से पहले केवल 2 दिन डोंग क्वान में रुकी। वेई शाओ ने उह के साथ जवाब दिया और उदासीनता से जारी रखा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता ने हर जगह एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती और विद्वानों की पेशकश की गई थी। लोगों को उसके कियाओ परिवार को अलग नजर से देखने पर मजबूर करना। अगर दुयन चाओ ने सैनिकों और घोड़ों की भर्ती से संबंधित कोई भी काम किया होता, तो देर सवेर उसे छिपाया नहीं जा सकता था। वी शाओ को जरूर पता चल जाता। इसलिए टियो कियू ने भी अनुमान लगाया कि एक दिन वह उससे इस तरह पूछेगा, तो वह उसे क्या जवाब देगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जियातु ने उसे बताया हो, क्योंकि जब वह चली गई, तो जियातु भी उसके पीछे चली गई। और उन 2 या 3 दिनों के दौरान उसके पिता ने केवल मामलों पर चर्चा करने के लिए समूह 2 को बुलाया। 2 समूह, कमांड समूह। एकमात्र संभावना यह थी कि पिछले कुछ दिनों में वी शाओ ने लोगों को दुयन चाओ की जांच करने के लिए भेजा था, इसलिए वह जानता था। टियो कियू और वह बस एक दूसरे को देखते रहे, एक दूरी पर। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा मुस्कुराई, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन यह सच है कि जब मैं वापस लौटा, तो मैंने अपने पिता को इस बारे में बात करते सुना। उन्होंने कहा कि दुयन चाओ की तरफ वियनजिया और चू क्वान है, जो बाघों और भेड़ियों की तरह हमें घेर कर इंतजार कर रहे हैं। अगले साल के भीतर निश्चित रूप से कई और हमले होंगे। अपने पति की सहायता के बिना दुयन चाओ को संभवतः संरक्षित नहीं किया जा सकता था। मेरे पिता ने मुझे धन्यवाद दिया, जिसके बाद वे भी बहुत शर्मिंदा हुए। वेई कियाओ के 2 परिवार अभी अभी दोस्त बने हैं। अगर दुयन चाओ को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसका असर उसके पति पर भी पड़ेगा। वह उसे किसी भी बात से परेशान करने से भी डरता था। इसलिए मैंने सबक सीखा और अपनी रक्षा के लिए अपनी टीम का विस्तार किया। तो अगर झोकुन और जू ताई यहाँ सजा देने के लिए आते हैं, तो सभी के पास अभी भी जीने का एक तरीका होगा। मेरे पति को इस तरह परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पति ने अचानक मुझसे यह बात पूछी, क्या आपको लगता है कि मेरे पिता का काम करने का तरीका उचित नहीं है? जियो कियाओ ने उनकी ओर देखा। वेई शाओ ने कहा, ऐसा नहीं है।
मैंने बस इसके बारे में सोचा और यूं ही पूछ लिया। क्यू क्यू ने धीरे से आह भरी। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। वास्तव में मेरे पिता का दिल हमेशा बर्फ की तरह साफ रहता है। पिछले कई वर्षों से वह केवल एक ही स्थान पर बसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पुरानी बीमारी इतनी गंभीर हो जाएगी। हालांकि भर्ती बोर्ड की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कोई भी सेना में भर्ती होने के लिए सहमत होगा। अब ऐसा करना मृत घोड़े को जीवित घोड़े की तरह इस्तेमाल करने जैसा है। पति। अचानक उसने सोचा। उसकी दोनों बाहें धीरे से उसके गले में लिपट गईं। उसने अपनी आंखें खोलकर दूसरे व्यक्ति को देखा। हालांकि पिताजी शर्मीले हैं और आपसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन क्या होगा अगर दुयेन चाओ को फिर से मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े? तो क्या उसका पति उसे बचाए बिना मरते हुए देख सकता है? अगर ऐसा है तो मैन का दिल टूट जाएगा, उसने फिर कहा। सबसे पहले जब वेई शाओ ने सुना कि दुयेन चाओ प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए एक सूची पोस्ट कर रहा है, तो यह एक सहज अंतर्ज्ञान की तरह लगा। उसने एक ऐसी गंध को सूंघा था जो पहले से अलग थी। उसकी नज़र में दुयेन चाओ एक ट्रे पर मांस के टुकड़े की तरह था, अब क्याओ परिवार के हाथों में। अगर भविष्य में उसे इसकी जरूरत पड़ी तो वह इसे तुरंत छीन लेगा। अचानक उस मांस के टुकड़े पर क्याओ परिवार ने उसे उससे छीनने की कोशिश की। बेशक वह सावधान रहेगा। उसी समय वह और भी असंतुष्ट था, जैसे कि किसी ने उसे नाराज कर दिया हो। इसके अलावा यह तब हुआ जब ट्यू क्यू दक्षिण की ओर गई, इसलिए उसने उससे पूछा। ट्यू क्यू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसका असंतोष गायब हो गया। हालांकि उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह थे। जब ट्यू क्यू ने अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर इस तरह रखा, एक प्यारी हिरण की तरह अपनी आंखें चौड़ी की, लव ने पूछा कि वह क्या करेगा। वीर भावना तुरंत कोमल हो गई। उसने सांत्वना दी, यार डरो मत, मैं लोगों को दुयेन चाओ को टुकड़े टुकड़े नहीं करने दूंगा। चिंता मत करो। स्क्रैप धातु के ढेर में एक ढेर में एस्टोर्स। उसके लिए क्याओ परिवार की स्थिति का आकलन करने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी। क्यूनू से शादी करने में सक्षम होने के साथ साथ इस तथ्य के साथ कि जब उसने क्यू परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने दुल्हनें बदल दी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि शायद ल्यूक माओ और टिएओ क्यू की बड़ी बहन एक साथ भाग गए थे, निश्चित रूप से क्यू परिवार की अनुमति के बिना। अब क्याओ परिवार में वापस लौटना और भी मुश्किल हो गया था। वेई शाओ ने उदारता से कहा, यह तुम्हारे पिता का विचार था, इसमें इतना अनुचित क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने बस यूं ही पूछा, इसे दिल पर मत लेना। जियाओ क्याओ ने पलकें झपकाईं, आज्ञाकारी ढंग से हाँ कहा। मुझे पता है, मुझे राहत मिली है। वेई शाओ को अभी भी यह पसंद था कि वह किस तरह आज्ञाकारी ढंग से उसकी बात सुन रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया और धीरे से उसके गालों को सहलाया, इसे आराम के रूप में लिया। अगले दिन कोई यह बताने आया कि नदी पार की जा सकती है। नदी का वह हिस्सा वू साओ फेरी से लगभग 10 मील दूर था। नदी के दोनों किनारे केवल 10 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे के प्रतिच्छेद पर थे, इसलिए पानी तेजी से बह रहा था और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब वहां नदी की सतह अन्य स्थानों की तुलना में अधिक मोटी हो गई है, जो वहां से गुजरने वाले लोगों का वजन सहन करने में सक्षम है। बर्फ पर मिट्टी और पुआल छिड़कते हुए, घोड़े के खुरों के चारों ओर कपड़ा लपेटते हुए, पीली नदी के दक्षिण में कई दिनों तक रुकने के बाद समूह ने नदी के उत्तरी तट को सफलतापूर्वक पार कर लिया। वे फिर से नहीं रुके और जल्दी से यूझो के उत्तर की ओर चल पड़े। वेई शाओ ने साल के अंत से पहले आखिरी दिन ज्यो कियाओ को एक साथ युयांग वापस ले गए।
उनका स्वागत करते हुए ताइआन के मुख्य उत्सव का पहला साल था। पहले महीने का पहला दिन मुख्य उत्सव 3 दरबार का दिन भी था। महीने का पहला दिन साल का पहला दिन। यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अवकाश है। 3 पहले महीने का पहला दिन। उस दिन पानी की घड़ी के साथ चौथाई तक पहुंचने से पहले घंटी स्पष्ट रूप से और गंभीरता से बजेगी और लुओयांग महल में सम्राट देयांग महल में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित करेगा। सामंती प्रभु, ड्यूक, मंत्री, सेनापति और सभी स्तर के मंदारिन और डॉक्टर मनहुजियांग के कई दूतों के साथ 10,000 तक के लोग अपने रैंक और सूचियों के अनुसार मुख्य हॉल में प्रवेश करेंगे, लंबे समय तक चिल्लाएंगे और उपहार देंगे। ताइआन नव वर्ष का पहला वर्ष पिछले साल जिंग जुन ने राजा वेंगसी के बेटे लियू टोंग को सम्राट के रूप में स्थापित किया था, जो सिर्फ 7 साल का था, विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें डर से जिंग जुन की पीठ को ड्रैगन सिंहासन को अवरुद्ध करते हुए देख रही थी। इस साल जिंग जुन लगभग 50 वर्ष का है, एक बड़े पेट के साथ लेकिन बेहद ऊर्जावान। कुछ लोग कहते हैं कि वह हर रात कई महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर सकता है। उसने युआन जिया के साथ तिशुई नदी के तट पर लड़ाई जीती थी। इस समय वह अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर खड़ा था, मानो वह लियू टोंग की जगह लेना चाहता हो। हजारों लोगों की सलामी प्राप्त करना, उसकी आत्मा भी बेहद उत्साहित थी। उसकी आंखें मुख्य हॉल में काले सिर के झुंड पर घूम रही थी, हर जगह से जागीरदारों की स्थिति की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें यान हो वेई शाओ का आंकड़ा नहीं दिखा था। आज झेंगदान उत्सव था, लेकिन वेई शाओ लुओयांग नहीं आए। उन्होंने केवल हान सम्राट लियू टोंग को सलामी देने के लिए एक दूत भेजा। अध्याय 93। लोक कथाओं में मुख्य दिन 1 पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा परिवार अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए पैतृक वेदी पर आता है। 1 झेंगदान 1 जनवरी। वेई परिवार कोई अपवाद नहीं था। अक्टूबर की शुरुआत से ही पैतृक पूजा की तैयारी के लिए उन्होंने सर्दी आते ही शराब बनाना शुरू कर दिया था। 3 दिन पहले मैडम जू ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए थे ताकि उनका पूरा शरीर साफ हो जाए। परिवार की पूजा के प्रभारी व्यक्ति ने भी पूजा के लिए सभी काम की वस्तुओं को ठीक से व्यवस्थित कर लिया था, बस दिन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल झेंगदान पर, क्योंकि वेई शाओ अभी भी बाहर युद्ध में शामिल थे और अपनी दुल्हन शियाओ क्याओ के साथ, उन्होंने पूजा में भाग नहीं लिया था। मैडम जू ने सोचा कि इस साल के झेंगदान में सभी लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अप्रत्याशित रूप से एक दिन पहले टियू कियू वापस आ गया था। वह बहुत खुश थी। कल रात वह देर से घर आई, रात बहुत हो चुकी थी। साफ सफाई करने और स्नान करने के लिए पश्चिमी कक्ष में प्रवेश करने के बाद टियू कियू और वेई थियू तुरंत सोने चले गए। क्योंकि सड़क उबड़ खाबड़ और थकाऊ थी, इसलिए तकिए पर लेटते ही टियू कियू को नींद आ गई। अगली सुबह खिड़की के बाहर आसमान अभी भी अंधेरा था, अभी 5वां पहर भी नहीं हुआ था। जियो कियाओ के दिमाग में कुछ चल रहा था। वह अचानक अपने सपने से जाग गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, देखा कि कमरे में रोशनी चुपचाप थी। वेई शाओ उसके बगल में लेट गए थे। सुबह जल्दी देखा गया था। इफिस पैतृक हॉल के प्रति सम्मान का भुगतान करते हुए, क्या वह वास्तव में अपने पति द्वारा स्वीकार किया जाएगा? 1 साल हो गया है, वह उस छोटी सी बात को भूल चुकी है। लेकिन आज एक खास दिन है। एक बार फिर उसे इस सवाल का सामना करना पड़ा कि वह पैतृक हॉल में कदम रख सकती है या नहीं, और यह अपरिहार्य था कि उसे याद होगा कि पहले क्या हुआ था। क्योंकि वह उस रात देर से लौटी थी, वे दोनों दादी को अपना सम्मान देने के लिए उत्तरी कक्ष में गए।
उन्हें संक्षेप में बताया कि रास्ते में क्या हुआ था और फिर आराम करने के लिए पश्चिमी कक्ष में लौट आए। उस समय मैडम जू ने आज सुबह की बात का जिक्र नहीं किया। जियाओ कियाओ के अनुमान के अनुसार मैडम जू उसे बलि में भाग लेने के लिए कहेंगी, लेकिन वी शाओ के लिए जियाओ कियाओ को यकीन नहीं था। वह सुबह जल्दी उठ गया था और उसने उसे कोई निर्देश नहीं दिया था। उसे अभी भी लगा कि शायद वह क्यूओ परिवार को अपने वी परिवार के पैतृक हॉल में प्रवेश करने देने से खुश नहीं था। जबकि जियाओ कियाओ अभी भी हिचकिचा रही थी, अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला और जुआन नियांग और नौकरानी अंदर आए। युवती, तुम्हें उठ जाना चाहिए। अगर तुम सोती रही तो मुझे डर है कि तुम समय पर पैतृक हॉल में नहीं पहुंच पाओगी। जुआन नियांग मुस्कुराई और बिस्तर पर चली गई। उसने पर्दा उठाया, फिर नौकरानी को अपनी चीजें नीचे रखने का इशारा किया। जियाओ कियाओ ने एक त्वरित नजर डाली। यह एक हल्के नीले रंग की रेशमी पोशाक थी। यह बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े हैं। जुआन नुओंग ने कहा, अभी सिर्फ चौथा पहर है। नाम क्वान पहले ही जाग चुका है। उसने मुझसे कहा कि उसे न जगाऊं, उसे थोड़ी देर और सोने दूं। मैंने देखा कि समय लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए मैं महिला स्वामी को जगाने के लिए अंदर गया। ट्यू क्यू चुप रही। उसने अपने पैर उठाए और बिस्तर से बाहर निकल गई। अपना चेहरा धोने के बाद रेशमी कपड़े पहन ले। कुछ नाश्ता खाओ और बाहर जाओ। इस समय अभी भी भोर नहीं हुई थी। वह उत्तरी कमरे में जाने वाली थी जब उसने बूढ़ी नानी को नाम क्वान पुकारते हुए सुना। उसने अपना सिर घुमाया और नु थिएउ को अंदर आते देखा। उसने काले रंग का औपचारिक सूट पहना हुआ था। सिर पर उसने एक लंबा मुकुट पहना हुआ था। बाहरी वस्त्र गहरे काले रंग का था। कॉलर और आस्तीन सहित भीतरी वस्त्र बैंगनी लाल रंग के थे। औपचारिक पोशाक ने उसके फिगर को और भी लंबा बना दिया था। उसकी आंखें चमकीली थीं। उसका मनोबल बहुत अच्छा लग रहा था। घर के मालिक का व्यवहार गरिमापूर्ण था। श्याओ कियाओ, पति, पुकारते हुए उसकी ओर चली गई। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, दादी ने भी सब कुछ तैयार कर लिया है। चलो जल्दी से वहां चलते हैं। श्याओ कियाओ ने सिर हिलाया। उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वे दोनों उत्तरी कमरे की ओर चल पड़े। 5वां पहर आ चुका था। घर के सभी मुख्य दरवाजे, बगल के दरवाजे और अंदर के दरवाजे खुल चुके थे। मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर चमकीले लालटेन लगे हुए थे। आग के ड्रैगन की तरह घुमावदार पूरा वेई हवेली जगमगा रहा था। पश्चिमी कमरे में शुहुआ 2 दरवाजे के सामने पहुंचकर दूर से श्याओ कियाओ ने देखा कि पूरा भीतरी आंगन भी जगमगा रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ी, उसने आदतन अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई। अचानक उसने देखा कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि वेई शाओ रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। 2 फूल दरवाजा, प्राचीन वास्तुकला में एक प्रकार का दरवाजा जिसके ऊपर छत, 4 कोने और 4 अर्ध स्तंभ, स्तंभों के शीर्ष पर नक्काशी और पेंटिंग की गई है। सुबह थोड़ी ठंडी है, लेकिन ट्यू क्यू को अंदर से गर्मी महसूस हुई। उसने अपना हाथ उसकी गर्म हथेली में रख दिया। ngू थियू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। दरवाजे से होते हुए वे तूफुनहान के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। वे दोनों कमरे में दाखिल हुए। मैडम तू पहले ही सुबह उठ चुकी थी। उसने अपनी और वेई शाओ की तरफ देखा, संतोष में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं। कबीले में शायद हर कोई इंतजार कर रहा है। वेई परिवार का पैतृक मंदिर वेई हवेली के पश्चिम में स्थित एक स्वतंत्र परिसर था।
5 बड़े सोने के दरवाजे, जो आम तौर पर बंद रहते थे, आज सुबह खोल दिए गए। वेई परिवार के सभी लोग अंदर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे। पुरुष और महिलाएं अलग अलग खड़े थे, सभी चुप थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करते समय उसे पहली अनुभूति यह हुई कि यह उदास और ठंडा था। वह मैडम तू और वेई शाओ के पीछे पीछे, अनगिनत चौकस निगाहों के बीच, गलियारे के साथ पैतृक हॉल में चली गई। देवदार के पेड़ हरे और राजसी थे। मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 कांस्य के बर्तन रखे हुए थे, जिनकी ऊंचाई एक व्यक्ति से आधी थी। हंडे में बहुत सारी धूप बत्ती जलाई गई थी। हंडे के मुंह से हरे रंग का धुआं निकल रहा था। हवा धूप बत्ती के धुएं की खुशबू से भर गई थी। वेई परिवार का पुजारी सुबह से ही इंतजार कर रहा था। मैडम तू और दक्षिणी एवं महिला जनरलों का सम्मानपूर्वक स्वागत है। चमकदार मोमबत्ती की रोशनी के अंदर गोलियों के ऊपर एक क्षैतिज लैक्वेड बोर्ड लटका हुआ था। पूर्वजों के गुण बने हुए हैं। 3 बाईं और दाईं और समानांतर वाक्यों की 2 पंक्तियां थीं। उज्ज्वल सभा को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल का उत्सव मनाया जाता है। पूर्वजों की रोशनी को वापस जीवन में लाया जाता है। वेदी के नीचे मुख्य मेज के पीछे वेई परिवार की पैतृक पट्टिका रखी हुई है। पूर्वजों 4 को बीच में रखा गया है, बाद की पीढ़ियों को नीचे रखा गया है और पिता और पुत्र को बाएं और दाएं स्थिति के स्पष्ट क्रम में रखा गया है। 3 पूर्वजों के गुण आगे बढ़ते हैं। सद्गुण नैतिकता है। यिन गुण, यिन गुणवत्ता। फोंग सुगंधित है। बचाना का अर्थ है आगे बढ़ाना, पीछे छोड़ देना। एक अच्छा नाम छोड़ो। इस वाक्य का अर्थ है कि पूर्वज अपने वंशजों को अच्छे कर्म करने और सद्गुण विकसित करने की सलाह देना चाहते हैं, ताकि उनके वंशजों की अच्छी प्रतिष्ठा हो और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। 4 पूर्वज एक कबीले की स्थापना करने वाले पहले लोगों को बुलाने का तरीका है। शुरू से अंत तक 2 पंक्तियों की पट्टियों को देखते हुए टियो कियू ने 2 नाम देखे जिनसे वह बेहद परिचित थी। वे भगवान वेई गोंग हुई किन्ह की पट्टियां थी और दिवंगत भाई वेई बाओ की स्मारक पट्टिका। ये 2 स्मारक पट्टिकाएं वेई शाओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित की गई थी। सभी शीर्षक सरल सरल लेकिन स्पष्ट थे। जियो कियाओ ने चुपके से अपने बगल में बैठे वेई शाओ को देखा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं। उसकी नजर मैडम तू पर पड़ी जो श्रद्धापूर्वक धूप जला रही थी और 2 तख्तियों पर रुक गई। मैडम तू द्वारा धूप जलाना और प्रार्थना करना समाप्त करने के बाद वेई शाओ और टियो कियू की बारी थी। जियो कियाओ ने टेबलेट के सामने कुशन पर घुटने टेके एक भव्य समारोह किया। सभी विचलित करने वाले विचारों को फेंक दिया। सम्मानपूर्वक धूप चढ़ाया, अपनी आंखें बंद की और ईमानदारी से प्रार्थना की। बलि समारोह समाप्त हो गया और जैसे ही वह पैतृक हॉल से बाहर निकली, जियो कियाओ ने सहज रूप से अपना सिर पीछे की ओर देखा। इस समय आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। मुख्य दिन की सूरज की पहली किरण बादलों से ऊपर उठी। मुख्य हॉल के ऊपर बांस की चोंच 5 पर चमक रही थी। चमकदार सूरज की रोशनी ने जियो कियाओ के दिल में शेष ठंड और उदास भावना को दूर कर दिया। 5 बांस की चोंच छत के दोनों सिरों पर चीनी शैली की सजावट है। नए साल के दिन वेई शाओ ने पैतृक मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकारी कार्यालय में चले गए। आंतरिक हॉल में जिलों और काउंटी के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी मंत्रालयों के साथ उन्हें बधाई देने आए। इस दिन जियो कियाओ उससे ज्यादा इत्मीनान से नहीं था। अब तक मैडम झो को यह कहते हुए उनके घर की गिरफ्तारी से रिहा नहीं किया गया था कि वह बीमारी से उबर रही हैं और दूसरों से नहीं मिल सकती हैं। इसलिए वह आज सुबह पैतृक मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दिखाई नहीं दी। आज
मैडम जू ने किसी भी मेहमान को नहीं देखा। आज सुबह वह पैतृक मंदिर जाने के लिए जल्दी उठी और जब वापस लौटी तो थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। टियो क्यू ने वेई हवेली की मुख्य महिला के रूप में मैडम चू की जगह ले ली। सुबह से रात तक उसे शहर में आने वाली महिलाओं का स्वागत करना पड़ता था जो अपना सम्मान व्यक्त करने आती थी। शाम होने तक उसके पास कुछ भी खाली समय नहीं था। चाय की चुस्की लें, फिर उत्तर दिशा में जाकर श्रीमती तू को भोजन परोसे। मैडम टू ने उससे दुयन चाउ में वापसी के बारे में पूछा। टियो क्यू ने उसे कुछ कहानियां सुनाई। यह सुनकर कि मैडम दीनह की हालत गंभीर नहीं है, मैडम तू भी खुश हो गई। खाना खत्म करने के बाद टियो क्यू को देखते हुए उसने दुखी मन से कहा, तुमने बहुत यात्रा की है, कल रात ही वापस आए हो और तुम सुबह होते ही इस घंटे तक व्यस्त हो। अपने कमरे में वापस जाओ। थियू नहीं के बाहर से वापस आने का इंतजार करो, उससे कहो कि अब मेरे घर न आए। तुम दोनों को भी जल्दी सो जाना चाहिए। टियो क्यू ने हाँ कहा। मैडम टू को लगातार आग्रह करते देख वह उठकर पश्चिम कक्ष में लौट आई, नहाकर अपने घर के कपड़े पहने, एक सांस ली और अपने पूरे शरीर को आराम दिया। वी शाओ ने भोज में भाग लेने के बाद 8 घंटे तक वापस नहीं लौटा। उसने काफी शराब पी ली थी और उसके कदम थोड़े अस्थिर थे। टियो क्यू अभी भी कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। बाहर बूढ़ी नानी की आवाज सुनकर वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए बाहर गई। वी शाओ ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर मुंह के बल लेटा था, आंखें बंद और निश्चल। जियो क्याओ ने देखा कि वह नशे में था, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके शरीर से अभी भी शराब की गंध आ रही थी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने उसके जूते उतारने में उसकी मदद की, फिर एक तौलिया गर्म पानी में भिगोया, उसे निचोड़ा और उसका चेहरा पोंछा। उसका चेहरा पोंछने के बाद वह उसके हाथ पैर पोंछने में उसकी मदद करती रही। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उसे कंबल से ढक दिया। वह खड़ी हुई और जुआन नुओंग और बूढ़ी नानी को वापस जाकर आराम करने के लिए कहने के लिए बाहर गई। फिर उसने दरवाजा बंद किया, अपने कपड़े उतारे, बिस्तर पर चढ़ गई, कंबल के नीचे आ गई और धीरे से उसके बगल में लेट गई। पर्दे में शराब की हल्की गंध आ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आधी रात को वह अपने बगल में लेटे हुए आदमी से जाग गई। अंधेरे में वेई शाओ ने अपने गर्म हाथ से उसके शरीर को सहलाया। फिर उसने उसे दबाया, जल्दी से उसके पैरों को अलग किया और बिना किसी फोरप्ले के बस अंदर चला गया। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के शरीर से परिचित हो गए। लेकिन हर बार जब वह प्रवेश करता था, भले ही वह पहले से ही गीली थी, उसे पूरी तरह से उसके प्रवेश के अनुकूल होने में थोड़ा समय लगा। बाद में उसने धीरे धीरे उसकी भावनाओं पर ध्यान दिया। हर बार वह पहले उसे दुलारता और दिलासा देता, लेकिन इस अंधेरे में वह फिर से पहले जैसा हो गया था, उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज थी, उसके चेहरे पर बह रही थी, क्यू क्यू को शराब की गंध भी आ रही थी। उसकी त्वचा बहुत गर्म थी, जैसे कोई भट्टी उसकी ठंडी देह पर दबाव डाल रही हो। जैसे ही उसकी छाती उसके मुलायम स्तनों से दब गई, टियो क्यू ने अपने गले से एक आरामदायक कराह सुनी। वह उसके अंदर और बाहर धक्के लगाता रहा। हर बार वह जोर से धक्का देता, उसके हाथ उसकी कमर को इस तरह से दबा रहे थे जैसे कि वह टूटने वाली हो। वह हांफने लगा। अंत में टियो क्यू को उसने रोने पर मजबूर कर दिया। उसकी बात खत्म होने का इंतजार करते हुए, भारी सांस लेते हुए और शांत होते हुए टियो क्यू ने रोना बंद कर दिया। उसे अभी भी अपने ऊपर लेटा हुआ देखकर
उसका पूरा शरीर आंसुओं या पसीने की परत से भीगा हुआ था। वह असहज महसूस करने लगी। उसने उसकी बाहों को दूर धकेल दिया, उठकर बैठ गई और नहाने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना चाहती थी। वेई शाओ ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसे अपनी छाती से सटाया। पहले दिन से जब तुमने मुझसे शादी की, तुम मेरे वेई परिवार की सदस्य रही हो। दुयेन चाओ के पास कभी वापस मत आना। मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी की रक्षा करूंगा। अंधेरे में ट्यू क्यू ने वेई शाओ को यह कहते हुए सुना। अध्याय 94। उसकी छाती भी पसीने से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा का हर छिद्र गर्मी छोड़ रहा हो। जियाओ कियाओ के गाल भी जल रहे थे। उसके कानों के पास वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका दिल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या होगा अगर नहीं? उसने फिर से धीमी आवाज में पूछा। वी शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरा शांत था और ठंडी हवा की धाराएं अनजाने में जियाओ कियाओ को घेर रही थी। उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी बाहों और पीठ की त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से नंगी थी। अभी तक वह गीली और गर्म थी, लेकिन अब उसका पसीना ठंडा था। उसने वी शाओ के हाथ को दूर धकेल दिया जो उसकी कमर को पकड़े हुए था। पहले उतारे गए कपड़े पहने, बिस्तर से बाहर निकली और मोमबत्ती जलाकर रोशनी की। वी शाओ अभी भी बिस्तर पर मुंह के बल लेटी हुई थी, माथा पसीने से लथपथ। मोमबत्ती की रोशनी में दो गहरी आंखें उसे देख रही थी। ट्यू क्यू धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गई और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास बैठ गई। मुझे डर है कि मेरा जवाब मेरे पति को निराश कर देगा। दुयेन चाओ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता की दयालुता सिर्फ इसलिए नहीं खत्म होगी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। भले ही मेरे पति तुम हो, फिर भी मैं सहमत नहीं हो सकती। उसकी आवाज बहुत शांत थी, हर शब्द स्पष्ट था। मुंह थ्यू हिली नहीं। उसकी आंखें अभी भी हठपूर्वक उसकी ओर देखती थी, न कि पलक झपकते। दादी के कमरे में जाने के लिए मुझे राहत मिली। मेरा दिल बेहद आभारी था। उसके विवेक के खिलाफ। गहरी सांस लेते हुए उसने वेई शाओ की नजरों से नजरें मिलाईं। शायद पहले वाला जोशीला प्यार धीरे धीरे खत्म हो गया था। उसकी नजर अब बहुत पीली थी, इतनी पीली कि ठंडी हो गई थी। जियो कियाओ ने कहा, यह रखेल यह कहने की हिम्मत नहीं करती कि वह अपने पति की भावनाओं को समझ सकती है जब वह अपने पूर्वजों की पूजा करता है। उस वर्ष कियू की उपपत्नी ने सचमुच अपना वादा तोड़ दिया, जिसके कारण उसके पति को अपने प्रियजन को खोने का दर्द सहना पड़ा। इस मामले में मेरे पिता ने कभी इनकार नहीं किया। मेरे पिता को हमेशा शर्म महसूस होती है। उस समय जब क्यू परिवार की उपपत्नी ने अपने पति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की पहल की, तो यह सच था कि वह उस दिन दुयेन चाओ को कठिनाइयों से बचाना चाहती थी। लेकिन क्या वह इस विवाह का उपयोग वेई परिवार के साथ अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए भी नहीं करना चाहती थी? खैर, जो हो गया सो हो गया। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। केवल कियाओ परिवार के वंशज ही बचे हैं। पिछली गलतियों की भरपाई करने और दो परिवारों के बीच की नफरत को दूर करने की उम्मीद के अलावा वे और क्या कर सकते हैं? उसकी आवाज धीरे धीरे थोड़ी उत्तेजित हो गई। मुझे पता है कि मैं नीच हूँ, सिर्फ एक औरत हूँ। भले ही मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में बिता दूं, फिर भी मैं आपके प्रियजन को खोने के दर्द को कम नहीं कर सकती। लेकिन शादी दोनों परिवारों के लिए एक खुशी की घटना है। जब वेई परिवार ने इस शादी के लिए हामी भरी, तो मेरे पिता की नज़र में वेई परिवार ने दुश्मनी मिटाते हुए सहयोगी बनना स्वीकार कर लिया।
लेकिन मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके परिवार में शादी करने के बाद से मैं हमेशा सही शिष्टाचार बनाए रखते हुए पतली बर्फ पर चल रही हूँ। मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार है, मुझे अपने पति और घर के बड़ों की पूरी तरह से सेवा करनी चाहिए, तभी मैं अपने पिता की उम्मीदों को निराश नहीं करूंगी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोचा, मैंने सामान्य दिनों में कोई गलत काम नहीं किया है। आज मैं भी इसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि मैं व्यस्त हूँ, मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। लेकिन आज सुबह मुझे अपने पति से ऐसा ख्याल मिला, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। मुझे और भी अधिक विश्वास है कि जब तक मैं थोड़ा और दृढ़ रहूंगी, भविष्य में मैं अपने पति से किसी से प्यार करने, पूरे प्यार से प्यार करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करूंगी। लेकिन अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पति हमारे दो परिवारों के बीच की नफरत को दूर कर सकेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति चाहते थे कि मैं क्यों परिवार से संबंध खत्म कर लूं। मुझे पता है कि मेरे पति मेरे साथ किसी और की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। मैं बेहद आभारी हूँ। लेकिन लोग माता पिता के साथ पैदा होते हैं। मुझे स्पष्ट होने के लिए माफ करें। मैं इस अनुरोध को नहीं समझ सकता और सहमत नहीं हो सकता। जियाओ कियाओ ने लंबे समय तक बात की। आखिरकार अपने दिल में जो विचार थे, उन्हें बोलना समाप्त कर दिया, जिसे वह लंबे समय से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। अचानक उसके दिल की कड़वाहट बाहर निकल गई। उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। अब उसका रूप बहुत ही अस्त व्यस्त था। उसके कपड़े साफ नहीं थे। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त थे। उसके गालों और पलकों पर अभी भी आंसू के निशान थे। उसका कॉलर बंद नहीं था। उसकी चिकनी त्वचा पर उसके द्वारा छोड़े गए हर निशान दिख रहे थे। वेई शाओ की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। जियाओ कियाओ जानती थी कि उसने वेई शाओ को नाराज किया है। उसने न केवल उसे नाराज किया था, बल्कि उसका अपराध बेहद गंभीर था। कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें अधिक चतुराई से कहा जा सकता था, या पहले की तरह हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा कर रखा जा सकता था। अगर वह उन्हें कहना चाहती थी, तो उस आदमी को कभी भी स्पष्ट रूप से न बताना सबसे अच्छा था। लेकिन इस बार उसने सब कुछ कहने का फैसला किया। चूंकि उसने उससे शादी की, यह पहली बार था जब उसने मूर्ख की तरह काम नहीं किया। 3. एक बात नहीं कही लेकिन दूसरी बात का मतलब निकाला। 4. और उसे मीठे शब्दों से मना नहीं किया, बल्कि अपने मन की बात कहने के लिए एक सीधा तरीका इस्तेमाल किया। उसे जवाब दिया। 3. मूर्ख की तरह काम करो, मूर्ख की तरह काम करो, मूर्ख की तरह काम करो। दूसरों के साथ केवल झूठे स्नेह, औपचारिक प्रतिक्रिया के साथ व्यवहार करें। 4. एक बात कहते हुए, लेकिन दूसरी बात सोचते हुए। हर बार जब वेई शाओ पैतृक हॉल में प्रवेश करता था, तो उसका दिल दर्द और पीड़ा से भर जाता था। इसलिए आज उसका मूड ठीक नहीं है। बस नशे में धुत होकर वापस आ गया और उसे मजबूर करने लगा। अगर वह काफी समझदार थी, तो उसे पहले की तरह रहना चाहिए। उसे खुश करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। उसे धीरे धीरे वैसा सोचने देना चाहिए जैसा वह चाहता है, और अंततः वह उन शब्दों को वापस ले लेगा। हालांकि आज रात आसान नहीं है, यह असंभव नहीं है। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहती। शायद वे शब्द, भले ही वे दोनों अपने दिलों में इसे स्पष्ट रूप से जानते हों, लेकिन इतने लंबे समय तक वे इसे अभी भी नहीं कहते हैं। भले ही वे दोनों अंतरंग हों, बीच में हमेशा अलगाव की एक परत होती है। यह त्वचा के नीचे एक फोड़ा पालने जैसा है। आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह पहले से ही अंदर सड़ रहा है। अगर उसने सीधे तौर पर उस नफरत को कहा है जो उसके दिल की गहराई में सुलझ नहीं सकती है, तो उसे भी उसे जवाब देना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि वह क्या सोच रही है। शायद आज रात इसे कहने का अच्छा समय नहीं है।
लेकिन कौन जाने अवसर क्या है, कब सचमुच अच्छा अवसर है। वह सचमुच यह कहना चाहती थी। तो उसने कहा। वेई शाओ की आंखें अभी भी उसके चेहरे पर थीं, उसे गौर से देख रही थी, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि वह कौन है, जैसे कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसे सिरदर्द होने लगा। जियो कियाओ ने उसे अपनी आंखें बंद करते हुए देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे अपने माथे को रगड़ते हुए। फिर वह अचानक उठ बैठा, पलटा, बिस्तर से बाहर निकला और अपने कपड़े पहन लिए। जियो कियाओ को स्पष्ट रूप से पता था कि वह अब पूरी तरह से जाग चुका था, क्योंकि उसकी आंखें बहुत साफ थीं। लेकिन उसके हाथ और पैर अभी भी तीव्र प्रेमालाप से उबरे नहीं थे। उसने अपने कपड़े पहने और बेल्ट पहने बिना उसने अपने पैर उठाए और बाहर चला गया। उसके कदम अस्थिर थे और वह अपने बगल में कपड़े की रैक से टकरा गया। वह उससे टकराया, जिससे कपड़े की रैक हिल गई, जिससे घर्षण की बहरा करने वाली आवाज आई। जियाओ कियाओ जल्दी से बिस्तर से बाहर आया और अपने हाथ का सहारा दिया। मेरे पति कहाँ जाना चाहते हैं? वेई शाओ रुक गया और उसने धीरे से अपना सिर उसकी ओर देखा। उसे अपनी ओर देखते हुए उसकी आंखों में अभी भी चिंता भरी हुई देखकर वेई शाओ और भी परेशान हो गया। हैरान, निराश, क्रोधित और शर्मिंदा कि वह कुछ भी खंडन नहीं कर सकी, उसका सिर फटने को हो गया। उसे लगा कि उसके पास क्यों परिवार की बेटी को बर्दाश्त करने का कोई रास्ता नहीं है। उसे वास्तव में महिलाओं को बहुत ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। उसने मन ही मन ऐसा सोचा। उसने उस हाथ को देखा जो उसे पकड़े हुए था। वह चाहता था कि वह समझदार बने और उसे जाने दे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने फिर भी कसकर पकड़ रखा था। मुझे पता है कि मेरे पति मुझसे नाराज हैं। बात बस इतनी है कि मेरे पति चाहे कितने भी नाराज क्यों न हों, अभी तो सिर्फ चौथा पहर है, मेरे पति अभी भी शांत नहीं हुए हैं। बाहर बहुत ठंड है, मेरे पति को बाहर नहीं जाना चाहिए, उसने कहा, उसकी ओर देखते हुए। वेई शाओ ने उसे ठंडे अंदाज में देखा, उसे टाल दिया। उसकी आवाज कर्कश थी जब उसने कहा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में सिर्फ कियाओ परिवार है, तुम्हें मेरी ओर ध्यान देने की क्या जरूरत है? मैं अध्ययन कक्ष में जाऊंगा ताकि तुम्हारी शांति भंग न हो। बोलने के बाद वह मुड़ा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। जियाओ कियाओ ने उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक पहुंचा, उसे अध्ययन कक्ष के दालान के अंत में गायब होते देखा। 5वें दिन वेई शाओ ने पिछले साल शांगडांग के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले सैनिकों को पुरस्कृत किया और उनके लिए एक भोज का आयोजन किया। 7वें दिन वेई शाओ सीमा पर गश्त करने के लिए युयांग से चला गया। लालटेन महोत्सव के बाद ही वे युयांग लौटे। पिछले कुछ दिनों से जियो कियाओ व्यस्त थी और लालटेन महोत्सव के बाद ही उसके पास खाली समय था। उस सुबह जियो कियाओ और वेई शाओ युयांग से लौटे और मैडम जू के साथ नाश्ता करने के लिए उत्तरी कक्ष में चले गए। नाश्ते के बाद वे कुछ देर बातें करते रहे। जब वे जाने वाले थे तो वेई शाओ ने अचानक कहा, दादी, मैं कुछ दिनों में जिन्यांग जा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जियो कियाओ ने उसे चुपचाप देखा। मैडम जू के प्रति उनके टकटकी को देखकर उनकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। काम के साथ, इसलिए आपको जल्दी छोड़ देना चाहिए। अब हम अभी भी दादी की देखभाल करने को प्राथमिकता देते हैं। सोचा और कहा, यह ठीक है। बहू को घर में रहने देना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दादी उसकी सेवा करना चाहती हैं, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह आपके साथ कष्ट सहे। घर पर तो फिर भी बेहतर है। अध्याय 95। मैडम तो बिल्ली को कमरे में ले गई।
वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर पूछा, क्या मार्क्विस ली की पत्नी के मामले में कोई प्रगति हुई है? दादी झोंग ने जवाब दिया, मैं बूढ़ी महिला को रिपोर्ट करने वाली थी। ऐसा लगता है कि यह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। इससे पहले वह हमेशा लोयांग में ही रहती थी। पिछले साल हुआंग हाउ बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। उस महिला को वापस नगुडोंग स्थित पैतृक घर भेज दिया गया। जब वह नगुडोंग में थी तो वह बाहरी दुनिया से बहुत कम मिलती जुलती थी तथा सामान्यतः किसी के साथ घूमती फिरती नहीं थी। लेकिन वह एक पल के लिए झिझकी। मुझे गलती से पता चला कि एक परिचित का उसके साथ रिश्ता था। मैडम तू ने तुरंत पूछा, कौन सा परिचित? यह झोंगशान में सुपरिवार है। कुछ साल पहले जब वह लोयांग में थी तो एक समय ऐसा भी था जब सुशी और वह अक्सर एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे और पार्टियां और दावतें करते थे। बाद में महिला पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया गया। शायद उपहास से बचने के लिए तो परिवार ने धीरे धीरे संपर्क खो दिया। यह कुछ साल पहले की कहानी है। मैडम तू ने धीरे से उस बिल्ली को सहलाया जो उसकी बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, दादी जियांग ने मार्क्विस ऑफ जियांग की पत्नी के साथ गुप्त रूप से संबंध क्यों बनाए? क्या कोई सुराग है? दादी चुंग ने कहा, तिल्ली बेकार है। श्रीमती जियांग और दूसरी महिला की मृत्यु के बाद कोई स्वीकारोक्ति प्राप्त नहीं हुई। हुआंग हाओ नहान के घर की बूढ़ी नानी के अनुसार उसने सामान्य दिनों में कभी भी खोंग बाबा को उनके घर की महिला से मिलते नहीं देखा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे एक दूसरे से क्यों जुड़े हैं, मुझे यह समझना वाकई मुश्किल लगता है। क्या आपको श्रीमती जियांग की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता चला है? दादी जियांग मूल रूप से मैडम के मायके में नौकरानी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने एक बेटे का पालन पोषण किया। मैडम जो भी उसके प्रति दयालु थी, इसलिए वह हमेशा उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ रहती थी। अब 30 साल हो गए हैं। दादी जियांग का बेटा अब कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल से अधिक समय पहले उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और मर गया। वह उस समय केवल 10 साल का था। क्या बीमारी? कोई नहीं जानता कि कौन सी बीमारी है, लेकिन मुझे एक नौकरानी मिली जिसने दादी जियांग के साथ मैडम जियांग की भी सेवा की थी। 10 साल से अधिक समय पहले मैडम ने उसे भगा दिया। उस बूढ़ी महिला के अनुसार और भी सुराग थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय दादी जियांग के बेटे की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह मैडम के भाई से संबंधित था। उसके भाई ने एक बार एक पुरुष उपपत्नी का पालन पोषण किया था। आजकल कुछ रईस वेश्याओं को काम पर रखते हैं, कुछ नर पालतू जानवर रखते हैं। यह लंबे समय से एक चलन रहा है। मैडम तू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह वह आदमी है जो 2 साल पहले लोयांग में वसंत फूल उत्सव में नशे में धुत हो गया था, फिर तालाब में गिर गया और कुछ दिनों तक डूबा रहा और फिर बाहर आ गया? यही वह आदमी है। मैडम तू ने पूछना जारी नहीं रखा। वह बहुत देर तक स्तब्ध रही, फिर अचानक फिर से पूछा, क्या तुमने पिछले 2 दिनों में थियू नहीं को देखा है? क्या उसने अपनी पोती को फिर से उकसाया है? दादी चुंग ने एक पल के लिए संकोच किया, कुछ नहीं कहा। मैडम तू ने अपना सिर हिलाया। अभी पिछले साल वह अभी भी जल्दी में थी, लंबी दूरी की परवाह किए बिना मेरी पोती को लेने के लिए दक्षिण की ओर जा रही थी। उसे एक खजाने की तरह मानती थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दूसरी तरफ कोई जरूरी काम नहीं है। उसने कहा कि वह जा रही है और चली गई, और यहाँ तक कि मुझे उसकी सेवा करने के लिए अपने पास रखने के लिए भी कहा। अगर यह गुस्सा नहीं है तो क्या है? दादी चुंग ने जवाब दिया, याद करो, तब नाम क्वान अभी भी बहुत छोटी थी।
दर्द उसके दिल और हिम्मत को काटने जैसा था, इसलिए उसे जाने देना मुश्किल था। सौभाग्य से नुकवान दयालु और उदार थी। बूढ़ी मैडम को अधीर नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। नाम क्वान निश्चित रूप से उसके दिल की गांठ को सुलझा देगी, महिला को कहना पड़ा। गधे की तरह जिद्दी बूढ़ी महिला चुंग ने आगे कहा, नाम क्वान और नू क्वान एक युवा जोड़ा है, उनके लिए बिना किसी कारण के गुस्सा होना सामान्य बात है। लेकिन अगर वे 5 या 6 महीने तक अलग रहते हैं, तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नौकरानी बहुत बातूनी है। बूढ़ी महिला नाम क्वान से क्यों नहीं कहती कि वह नू क्वान को भी साथ ले जाए। कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर से खुश हो जाएंगे। महिला नाराज थी। क्या आपने कभी किसी को गधे को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए कोड़ा पकड़े देखा है? अगर मैं उसे अपनी बहू को साथ ले जाने का आदेश देती, तो वह नाराज नहीं होता। लेकिन मैं अपनी बहू को यह महसूस नहीं कराना चाहती कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने एक पल के लिए सोचा, बिल्ली के बच्चे के सिर को अपने हाथ से छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, नए साल के बाद घर पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब गुडोंग में हवाएं तेज हैं और रेत उड़ रही है, तो मुझे वो चुंग शहर में आरामदायक मौसम की फिर से याद आती है। दोपहर में जब वेई शाओ वापस लौटा, तो उसने कमरे में ट्यू क्यू को नहीं देखा, नहीं उसने जुआन नोंग की आकृति देखी। वह नहाया, लेकिन उसे वापस आते नहीं देखा। इसलिए मैं श्रीमती लैम से पूछने गया। श्रीमती लैम ने जवाब दिया, बूढ़ी महिला ने रानी को रात के खाने पर बुलाया है। वेई शाओ एक पल के लिए झिझका और फिर बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने बगीचे के बगल वाले दालान से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। ऊपर देखा तो सामने 2 नौकरानियां लालटेनें चमकाती हुई चल रही थी। क्यू क्यू भी धीरे से पीछे मुड़ी। वेई शाओ दरवाजे से बाहर निकलकर अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर गश्त करने के बाद वह घर लौटने के बाद सबसे पहले अध्ययन कक्ष में जाता था और अपने शयन कक्ष में काफी देर से लौटता था। उन दोनों के बीच सब कुछ शांतिपूर्ण था। ट्यू क्यू ने वेई थ्यू की परछाई देखी और उसे पुकारा, पति, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बुलाया है। उसने कहा कि उसे तुमसे कुछ कहना है। वेई शाओ ने उसकी ओर देखा और फिर अपने पैर उठाकर उत्तरी कक्ष की ओर चल पड़ा। उत्तरी कक्ष में प्रवेश करते हुए उसकी नज़र लोंगन की लकड़ी से बनी एक बड़ी संदूक पर रुकी, जिसके अंदर कई तरह के कपड़े और कुछ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें रखी हुई थी। बूढ़ी नानी का एक समूह इधर उधर घूम रहा था और इधर उधर कुछ ले जा रहा था। दादी झोंग संदूक के बगल में खड़ी थी और एक बूढ़ी नानी को निर्देश दे रही थी, वहाँ मौसम बहुत गर्म नहीं है, यह लोमड़ी का फर कोट लाओ, इसे सावधानी से रखो। अचानक वेई शाओ को अंदर आते देखकर उसने जल्दी से अभिवादन किया, मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिणी सेना आ गई है। बूढ़ी महिला अंदर है। वेई शाओ ने तुरंत पूछा, तुम क्या कर रहे हो? दादी चुंग ने जवाब दिया, बूढ़ी औरत वू झोंग शहर जाने की तैयारी कर रही है। उसकी पलकें झपकती हुई वह अंदर के कमरे में दाखिल हुआ। मैडम तू भी वहीं बैठी थी। वी शाओ को देखकर उसने उसे इशारा किया। वी शाओ उसके पास जाकर बैठ गया। अभी अभी नर्स ने तुम्हें बताया था, दादी वू झोंग शहर जाना चाहती है न? मैडम तूने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हें पता है, दादी को वहाँ का मौसम ज्यादा पसंद है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। साल के आधे से ज्यादा समय वह वहाँ रहती है। अब जब लालटेन महोत्सव बीत चुका है, तुम्हारे जाने के बाद घर में कोई नहीं बचा है। दादी कुछ समय के लिए वहाँ जाने की योजना बना रही है। वेई शाओ ने कहा, दादी कब जाएंगी? मैं पहले दादी को ले जाऊंगा। एक बार दादी बस जाए तो मैं जिन्यांग जाऊंगा। मैडम तूने मना कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे लेने आओ।
मैं तुम्हारी माँ को भी साथ ले जाऊंगी। अगर तान डोंग को कोई जरूरी काम है तो तुम जल्दी जाने का इंतजाम कर सकती हो। मेरे साथ कोई है जो मुझे साथ ले जाएगा? वेई शाओ कांप उठा। उसने पूछने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, दादी केवल तुम्हारी माँ को साथ लाई है? मैडम तू ने सिर हिलाया और एक नरम आह भरी। हालांकि मैंने पिछली बार की घटना के कारण तुम्हारी माँ को कैद कर लिया है, लेकिन मेरे दिल में अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार वह तुम्हारी माँ है। मुझे पता है कि तुम भी अपने दिल में चाहते हो कि वह खुश रहे। इस बार वो झोंग शहर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को साथ लाने का फैसला किया। रहने के लिए एक नई जगह पर शायद लोगों को अलग महसूस होगा। वेई शाओ ने गंभीरता से मैडम तू को धन्यवाद दिया। मैडम तू मुस्कुराई। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? मुझे याद है कि कुछ साल पहले तुम्हारी माँ का स्वभाव इतना छोटा नहीं था जितना अब है। बेशक यह कुछ हद तक मेरी वजह से था, लेकिन तुम्हारी माँ की दादी के रूप में न केवल मैं अपनी बहू का ख्याल रखती थी, बल्कि मुझे कुछ जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी। इस बार उसे वहां लाकर मैं तुम्हारी माँ के साथ बेहतर व्यवहार करूंगी। वेई शाओ मैडम तू को धन्यवाद देता रहा। मैडम तू फिर मुस्कुराई। मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। तुम सारा दिन बहुत व्यस्त रही हो, जल्दी से घर जाओ और आराम करो। वेई शाओ ने जवाब दिया। वह बिस्तर से उठ गया, वास्तव में जाने का नाटक करते हुए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह रुक गया और पीछे मुड़कर पूछने लगा, दादी उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगी? मैडम तू ने कहा, कौन? आपकी पत्नी। यह देखकर कि वेई शाओ अभी भी उसे देख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया। वह नहीं जाएगी। हमारी हवेली में इतने कम लोग होने चाहिए, मैडम तू ने समझाया। तुम अभी अभी गई हो, मैं भी जा रही हूँ, इसलिए लड़की को रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे भी साथ ले जाने की योजना बना रही हूँ। घर के कामकाज प्रबंधक पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हें पता है, फरवरी की शुरुआत में लोगों को अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए ताइक्सिया को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, और हम हमेशा से इसके प्रभारी रहे हैं। पिछले साल यह तुम्हारी माँ ने किया था। अब जब वह मेरे साथ आ रही है, तो निश्चित रूप से लड़की को इसका ख्याल रखना होगा। यह भी एक कारण है। इसके अलावा मेरे अपने विचार हैं। अगर तुम्हें घर की याद आती है, तो जब तुम वापस आओगे तो मैं उसे तुम्हारा इंतजार करवाऊंगी। नहीं तो मुझे नहीं पता कि तुम जल्दी कैसे लौट पाओगी। घर इस तरह खाली और सुनसान है, तुम्हारा स्वागत करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। मुझे भी तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। वेई शाओ ने तुरंत कहा, मैं ठीक हूँ। दादी उसे वुझोंग शहर ले जा सकती हैं। मैडम तू ने आगे कहा, शुरू में मुझे भी डर था कि वह घर पर अकेली होगी, लेकिन अभी जब मैंने उसे यहाँ बुलाया तो मैंने उससे भी पूछा कि वह क्या सोचती है। उसने कहा कि वह ठीक है, इसलिए मैंने रुक गई। जल्दी या बाद में उसे हमारे वेई परिवार की मालकिन होने की जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए जब वह छोटी है तो अधिक अभ्यास करना अच्छा है। वेई शाओ ने अपने होंठ कुछ बार हिलाए और अंत में कहा, आपका पोता जानता है। आपका पोता पहले विदा लेगा। दादी कृपया जल्दी से शांति से आराम करें। वेई शाओ पश्चिम कक्ष में लौट आया। ज्यू क्याओ उसके और जुआन नुओंग के जाने के लिए कपड़े तैयार कर रहा था। वेई शाओ ने अध्ययन कक्ष में जाने से पहले खड़े होकर उन्हें कुछ बार देखा। वह थोड़ी देर बाद वापस आया। जुआन नुओंग अब वहां नहीं था। फर्श पर उत्तरी कमरे की तरह कई बड़ी और छोटी संदूकें रखी थीं। उन सभी में उसके कपड़े थे। टियो क्यू बिस्तर के किनारे पर बैठा था, कपड़ों के कुछ और सेट तय कर रहा था। उसे अंदर आते देख वह उसका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं गई, केवल इतना कहा,
मैंने लोगों को कहते सुना है कि जिन्यांग में जलवायु सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म होती है। क्योंकि आपने कहा था कि शायद इसमें आधा साल लगेगा, इसलिए इस बार जब आप बाहर जाएंगे तो मैंने आपके लिए थोड़े ज्यादा कपड़े तैयार कर लिए हैं। रोब और फर कोट के अलावा बदलने के लिए चीनी कपड़ों के लगभग 10 सेट और अंडरवियर के 10 सेट हैं। अंडरवियर सभी बढ़िया कपड़े से बने हैं। अगर मौसम गर्म है तो मुलायम रेशम है। वेई शाओ की नजर जमीन पर पड़ी संदूकों पर पड़ी। उसने अधीरता से कहा, आप इनका ख्याल रख सकते हैं। मुझे क्यों बता रहे हैं? जियो कियाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने बिस्तर पर कपड़ों के आखिरी कुछ सेटों को मोड़ना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर उन्हें वापस संदूक में रख दिया और उन्हें नीचे दबा दिया। ढक्कन बंद करने के बाद वह पलटी और बोली, देर हो रही है, चलो आराम करें। एक एक करके सभी लोग बिस्तर पर चले गए। अब अतीत का वह खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण दृश्य नहीं रहा। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार थे। टियो कियू ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके कान में वेई शाओ की आवाज सुनाई दी, कल अपनी दादी से फिर से कहना और उनसे कहना कि वे तुम्हें वो चुंग शहर ले जाए। टियो कियू दंग रह गई। उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। तुमने अभी कहा था तुम घर पर अकेली हो, तुम अकेली हो जाओगी, उसने आगे कहा। टियो कियू ने धीरे से जवाब दिया, मुझे डर नहीं लग रहा। डरने की क्या बात है? दादी बुढ़िया को वो चुंग शहर ले गई। घर पर रहना मेरा कर्तव्य है। वेई शाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह उसे घूर रहा था। जियाओ कियाओ ने अपना चेहरा घुमाया, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। 2 दिन बाद मैडम जू ने अपना सामान तैयार किया। उसने नौकरानी को मोटी बिल्ली को पकड़ने के लिए बुलाया और झो शी के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर वो झोंग शहर के लिए रवाना हो गई। वेई शाओ ने मैडम जू की आपत्तियों को नजरअंदाज किया और व्यक्तिगत रूप से उसका साथ दिया। सुबह यात्रा करते हुए, शाम को सराय में आराम करने के लिए रुकते हुए। यात्रा न तो तेज है और न ही धीमी। लगभग 3 दिनों तक सैकड़ों मील की यात्रा करने के बाद वह मैडम टू को वो चुंग शहर ले आए। वो चुंग ने स्वागत के लिए शहर के द्वार पर जाने का आदेश दिया। वेई शाओ ने शहर में प्रवेश करने के बाद सब कुछ व्यवस्थित किया। उसने नौकरों के एक समूह को उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ दिया। उसी रात वह जल्दी से वापस चला गया और अगले दिन दोपहर में गुडोंग पहुंच गया। टियो कियू ने सोचा कि मैडम टू को दूर भेजने के बाद वह कुछ दिनों के लिए वापस आएगा और फिर वापस चला जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस वापसी यात्रा पर वेई शाओ चुप रहे और उन्होंने तान डोंग जाने का जिक्र नहीं किया। वह कई दिनों तक चुपचाप उस पर नजर रखती रही और देखती रही कि वह अक्सर जल्दी चला जाता था और देर से घर आता था। वह असामान्य रूप से व्यस्त रहता था। बेशक टियो कियू ने यह पूछने की पहल नहीं की कि वह कब जाएंगे। उसने बस किसी को बुलाकर तैयार संदूकों को अस्थायी रूप से हटाने को कहा था। जब भी वह जाए, इसे बाहर ले आओ। पलक झपकते ही जनवरी जल्दी से बीत गई। उस दिन फरवरी की शुरुआत में थाईजा समारोह था। थाईजा समारोह में भूमि देवता की पूजा की जाती थी। प्रसाद के रूप में प्याज और अंडे चढ़ाए जाते थे, जिससे 1 साल तक भरपूर भूमि और अच्छी अनाज की फसल की कामना की जाती थी। समारोह के बाद ग्रामीण एक साथ नृत्य और खेल खेलते थे और ऐसे युवा पुरुष और महिलाएं भी थे जो अपनी इच्छाओं को भेजने के लिए आर्किड शाखाओं का आदान प्रदान करने का अवसर लेते थे। यह नए साल के दिन के अलावा साल का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ अवसर भी था। उस सुबह जियाओ कियाओ जाग गई, अपना मेकअप पूरा किया, समारोह के लिए अपने कपड़े बदले और लोगों के एक समूह के अनुरक्षण के तहत वह एक गाड़ी में सवार होकर शहर के बाहर ताइक्सिया मंदिर चली गई। उस दिन
वेई शाओ ने सरकारी कार्यालय जाने से पहले उसके जाने का इंतजार किया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, कांग टॉन डोंग ने आग्रह किया, महाराज, हम टॉन डोंग कब पहुंचेंगे?